गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। इसको समझने के लिए हमने यह भी जाना था कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, और यह जाना था कि कॉन्सेप्ट इज़ द आइडिया और इमेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ थिंग, एक्टिविटी और अ पर्सन दैट इमर्जेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। वह कोई भी धारणा, विचार या आकृति जो किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य को देखकर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी के साथ हमने इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि अ कॉन्सेप्ट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरलाइज फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। इसके बाद हमने जाना कि इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द ह्यूमन constituents and has objective to utilize their strength to attain the organization's goal by providing satisfaction by their job। मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो किसी उपक्रम के मानवीय तत्वों से संबंध रखता है और जिसका उद्देश्य उनको उनके कार्यों से संतुष्टि प्रदान करके उनकी शक्ति का सदुपयोग करके संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट को तभी पूरी तरीके से जाना जा सकता है जब उसकी विशेषताओं पर भी विचार किया जाए। इसलिए हमने इसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ी थी जो कि इस तरह थी। द वेरियस फीचर्स ऑफ HRM इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, यानी एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह उत्पादन के फिजिकल रिसोर्सेज को यूजफुल रिसोर्सेज यानी प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने की पावर रखती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है। रिजल्ट ओरिएंटेड है, इससे उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी साधारण व्यक्ति के द्वारा असाधारण परिणामों को भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, यानी ये प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारियों से संबंध रखता है, इसलिए कर्मचारियों की प्राप्ति से लगाकर उनके पृथक्करण तक के सारे कार्यों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पर्वेसिव फंक्शन है, यानी ये सर्वव्यापक कार्य है जो कि सभी उपक्रमों में और सभी विभागों में और प्रबंध के सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी यह मानवीय संबंधों को समझने को विशेष रूप से बल देता है और मानवीय संबंधों को समझकर ही प्रबंध किया जा सकता है, इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। इसमें साथ में ये भी जाना था कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि मानव संसाधन प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक एक उपक्रम बना रहता है तब तक मानव संसाधनों का प्रबंध भी अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। यह वह प्रबंध या वह कार्य नहीं है जिसको सिर्फ एक बार में या वन टाइम किया जा सके या ऑन एंड ऑफ किया जा सके, तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आर्ट एज वेल एज साइंस, ये है विज्ञान और कला दोनों है। यह कला है क्योंकि इसका संबंध कर्मचारियों के गुणों से या उनके गुणात्मक आयामों को विकसित करने से होता है, जैसे कि उनके टैलेंट को डेवलप करना, उनकी रुचियों का ध्यान रखना, उनको मोटिवेट करके कार्य लेना। तो इस तरीके से ये उनके गुणात्मक आयामों से संबंध रखता है, इसलिए इसको हम कला कहते हैं। इसे विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है और इसके कार्यों को करने के लिए कुछ निश्चित वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध की जो अवधारणा आज हम पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मानव संसाधन प्रबंध साधारण प्रबंध का वह हिस्सा है जो कि कर्मचारियों से संबंध रखता है और जिसका उद्देश्य उनको संतुष्टि देकर उनसे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, उनकी शक्ति का सदुपयोग करते हुए संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो यह विचार किस तरीके से फाइनलाइज हुआ या जनरलाइज हुआ, किस तरीके से यह अवधारणा बनी, आज हम उसके क्रमिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका डेवलपमेंट जो शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, या इसके बारे में जो प्रारंभिक विचार था वो ये था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमंस को या स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को कमोडिटी माना जाता था। तो कहेंगे कि इसका पहला कॉन्सेप्ट था द कमोडिटी कॉन्सेप्ट, जो ये मानता था कि लेबर वाज कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, वेजेस वर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यह विचारधारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में जो बदलाव आए, जिसको कि हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, के दौरान शुरू हुई। इससे पहले श्रमिकों को या लेबर को या एम्प्लॉयज़ को आधुनिक अर्थ में समझा ही नहीं जाता था। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप
अधिकतम उत्पादन पर बल दिया गया और इस बात पर बल दिया गया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से हमें जो है लागतों न्यूनतम लागतें प्राप्त होंगी या हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। तो इसीलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन इस समय दिया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों की संख्या में श्रमिक एक ही कारखाने में कार्य करने लगे और एम्प्लॉयर के लिए यह जानना कठिन हो गया कि उसका जो प्रत्येक कर्मचारी है उसकी क्या रुचियां हैं और उसे किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है और उसकी क्या आइडेंटिटी है। स्पेसिफिकली हम किसी भी कर्मचारी के बारे में नहीं जाना जाता था। उनके लिए एम्प्लॉय भी जो है एक उत्पादन का साधन था या टूल ऑफ प्रोडक्शन था या एक वस्तु थी, इससे अधिक वह कुछ नहीं था और वस्तु की तरह उसका मोल भाव होने लगा। लेबर वॉज कंसिडर्ड एज कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। उनकी किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं को कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। यह था मानव संसाधन प्रबंध का प्रारंभिक अवधारणा या प्रारंभिक अवस्था, जिसको कहा गया कि वस्तु अवधारणा या द कमोडिटी कॉन्सेप्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं। ग्रेजुअली कमोडिटी कॉन्सेप्ट के बाद में द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, यानी यहाँ पर जो कर्मचारी है उसको वस्तु से बढ़कर मशीन का पुर्जा या उत्पादन का साधन माना जाने लगा। यह माना जाने लगा कि जिस तरीके से उत्पादन के अन्य साधन होते हैं उसी प्रकार से मजदूर या श्रमिक या कर्मचारी भी उत्पादन का ही एक साधन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक श्रम एक वस्तु है, लेबर इज़ कमोडिटी, यही विचार जोर पकड़ता गया। श्रम बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होने लगा। श्रमिक को कार्य की दृष्टि से मशीन का एक पुर्जा समझा जाने लगा। इसी समय वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा भी विकसित होने लगी और श्रमिक के लिए यह कहा जाने लगा कि गिव मोर मनी एंड ही विल प्रोड्यूस मोर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको कि हम वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहते हैं, F.W. टेलर नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनके अनुसार टेलर ने जो स्ट्रेस दिया वो ये दिया कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेस्ड ऑन प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ सो एज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। उन्होंने हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड किया और मशीनों की तरह ही श्रमिकों की कुशलता को भी बढ़ाने पर बल दिया, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके और कर्मचारियों की उत्पादकता को यानी उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से ये जो सेकंड फेज़ था, जिसको द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा गया या कहेंगे कि उत्पादन के एक घटक के रूप में माना गया, उसमें यह कहा गया कि लेबर इज़ लाइक एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विज मनी, मैथड, लैंड एटसेट्रा। वर्कर्स आर लाइक मशीन टूल्स। तो उन्हें एक मशीन के पुर्जे के अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता था और उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। यहाँ पर उनके साथ में किसी भी तरीके का भावनात्मक, सामाजिक या कोई किसी तरीके का उनके साथ में संबंध स्थापित नहीं था और सिर्फ उन्हें उत्पादन का एक घटक ही माना जाता था। ग्रेजुअली उत्पादन का एक घटक मानने के बाद में जो विचारधारा आई वह विचारधारा आई पितृवाद विचारधारा, या जिसको हम बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक अप्रोच या कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से मध्य तक श्रमिक आंदोलन सक्रिय रहा और इस दौरान संपूर्ण औद्योगिक जगत में विभिन्न श्रमिक दलों का गठन होने लगा। सो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर on the basis of their common interest and formed trade unions to improve. At this time, employers assumed a fatherly and protective attitude towards their employees. यहाँ पर जो एम्प्लॉयर थे वो अपने कर्मचारियों को इस तरीके से ट्रीट करने लगे जैसे कि वह उनके फादर हों या पिता समान अपनी भूमिका को वह समझने लगे। यानी पैटर्नलिज्म डज नॉट मीन्स मेयरली प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स बट इट मीन्स सेटिस्फाइंग वेरियस नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज पेरेंट्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इसका ये मतलब हुआ कि इनका जो दृष्टिकोण था या जो कर्मचारियों के प्रति एटीट्यूड था वो पूर्ण रूप से कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का नहीं था, बल्कि
कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना या विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना था। जैसा कि माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर उनका फादरली दृष्टिकोण या अप्रोच एम्प्लॉयज़ के लिए था। लेकिन श्रमिकों की इंडिविजुअलिटी, उनकी वैयक्तिकता या उनकी भावनात्मक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी भी नेग्लेक्टेड ही थी। तो उनको इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेटेज अभी भी नहीं मिल रहा था। तो ये थी इनकी प्रारंभिक 3 अवधारणाएं, जिनमें हमने पढ़ा कि शुरू में जो श्रम है उसको एक वस्तु समझा जाता था और वस्तुओं की तरह उसका खरीद फरोख्त होता था। दूसरे में पढ़ा हमने द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि उसको उत्पादन के एक साधन के रूप में समझा जाता था और इस बात पर बल दिया जाता था कि मशीन के समान ही वो भी बहुत ही एफिशिएंट हो, इसलिए जो है हर चीज़ का बेस्ट वे, स्टैंडर्डाइज्ड वे, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया। और तीसरी जो अप्रोच थी वो थी हमारी पितृवाद अवधारणा, जिसमें कर्मचारियों के पिता के रूप में या कर्मचारियों के साथ में जो एम्प्लॉयर होता था वो एज फादरली उनका एटीट्यूड होता था और उनसे उसी तरीके से व्यवहार किया जाता था। लेकिन यहाँ पे भी कर्मचारी की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो इग्नोर ही हो रही थी। ग्रेजुअली देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा ऐड हुआ। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट, या इसको हम बोलते हैं मानव संबंध विचारधारा। इस विचारधारा के जनक जॉर्ज एल्टन मेयो को माना जाता है और इन्होंने 1924 से 1932 ईस्वी की अवधि में अमेरिका में शिकागो स्थित हॉथोर्न कारखाने के श्रमिकों पर मनोविज्ञान संबंधी कुछ परीक्षण किए और इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप यह माना जाने लगा कि श्रमिक केवल आर्थिक मनुष्य नहीं हैं और उनकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं। अतः इस समय औद्योगिक संबंध में श्रमिकों के सामाजिक पहलुओं और सामाजिक समूहों के साथ संबंधों पर विचार किया जाने लगा। तो यह वह विचार था जिसमें कर्मचारियों को एज अ सोशल पर्सन एक्सेप्ट किया जाने लगा और यह माना जाने लगा कि जिस तरीके से श्रमिक अपने परिवार में, समूह में और समाज में हैप्पीली रहता है, तो ठीक उसी तरीके से उसको कारखाने में भी वैसा ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि मनुष्य केवल आर्थिक मनुष्य नहीं है, मैन इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक मैन, बल्कि उसकी कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं। उन आवश्यकताओं को समझा जाना चाहिए और उन आवश्यकताओं को समझ के उनकी पूर्ति करके ही उनसे हम कार्य करवा सकते हैं, प्रेरित करके उनसे कार्य लिया जाना चाहिए। सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स मस्ट बी मेट। अगर चाहते हैं कि कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, अधिक कार्यकुशलता से कार्य करें, परफेक्टली काम करें, तो ये ज़रूरी है कि उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी समझा जाए और उनकी पूर्ति की जाए। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम दैट हैज़ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन। कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इकोनॉमिकली तो उसकी इमेज होती ही है, लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए कि उसका एक सामाजिक रूप भी होता है। तो सामाजिक रूप मानने से और कर्मचारियों को सामाजिक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम लिया जा सकता है। इन शॉर्ट, द जिस्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ दैट बी नाइस टू द पीपल एंड कीप दैम हैप्पी। व्यक्तियों के साथ में अच्छा व्यवहार करो और उन्हें खुश रखो। कर्मचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार करो और उन्हें खुश रखो। खुश रखने से और उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी पूर्ति करके उन्हें प्रेरित करने से ही कर्मचारी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके बाद में जो अप्रोच आई वह अप्रोच आई द बिहेवियरल ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट, या मानव संसाधन की व्यवहार संबंधी विचारधारा। 1940 के दशक के बाद मानवीय संबंध विचारधारा के क्षेत्र का विकास हुआ। अब कई विद्वान यह मानने लगे कि मनुष्य केवल सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता, बल्कि वह स्वयं के मानसिक, भावात्मक और आत्म विकास की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर
कार्य करता है। प्रत्येक कर्मचारी की उत्पादकता उसकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। यह विचार मानवीय व्यवहार का विश्लेषण, मानवीय आवश्यकताओं को पहचान कर उसी के अनुरूप व्यवहार करने पर बल देता है। यानी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट है उसने कर्मचारियों को जो है मानव मानने पर या उनके साथ में सामाजिक मनुष्य मानने की बात की और उनकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी पूर्ति करके अभिप्रेरित करके कार्य लेने पर बल दिया। वहीं एक स्टेप आगे व्यवहार संबंधी विचारधारा में यह कहा गया कि आज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की बजाय हर एक व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल है और उसकी अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, तो इसके ऊपर जो है गौर किया जाना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और उसकी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और इसी तरीके से हम हर एक कर्मचारी की जो कैपेसिटी है या जो उसकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मानव संसाधन की व्यवहार विचारधारा के अनुसार अच्छे मानव संसाधन प्रबंध के लिए अच्छे नेतृत्व, कुशल संचार, परिवेदना निवारण की उपयुक्त व्यवस्था, श्रम सहभागिता आदि के प्रयोग से जो है संस्था की उत्पादकता और कार्यकुशलता की प्राप्ति की जा सकती है या इनके उपयोग के द्वारा ही जो है वो कार्यकुशलता को बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वह कर्मचारियों की कार्यकुशलता हो और अल्टीमेटली इससे उपक्रम की कार्यकुशलता तो बढ़ेगी ही। इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाने लगा कि एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। तो अब जो स्टेप आ गया था, अब यहाँ पे कर्मचारियों को वैल्यूएबल एसेट्स माना जाने लगा। एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। There should be a conscious effort to realize organizational goals by satisfying needs and aspirations of employees. तो कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए ही उनसे कार्य लिया जा सकता है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करके ही उनसे कार्य लिया जा सकता है। तो चेतनापूर्वक यानी जानबूझकर यानी उद्देश्यपूर्वक ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पहचाना जाए और पहचान करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और पूरा करके उनसे कार्य लिया जाए। तो प्रत्येक कर्मचारी के व्यवहार को पहचान कर उनके व्यवहार का विश्लेषण करके उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर उसी के अनुरूप प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, तभी वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कार्य को पूरा करने में देंगे और देने में सक्षम होंगे। तो मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा का जो विकास क्रम है उसका जो अब विकास क्रम है उसका नाम है द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। यानी इससे भी आगे जो विचारधारा है वो नवीन उभरती हुई विचारधारा है और वह सब विचारधाराओं से आगे की विचारधारा है। और इस नवीन विचारधारा के अनुसार यह कहा गया कि कर्मचारियों को उपक्रम में बराबर का पार्टनर माना जाए, उन्हें साझेदार माना जाए। इस अवधारणा के अनुसार इस बात पर बल दिया जाता है कि इस तरह का कार्य वातावरण हो कि कर्मचारी उपक्रम के साथ अपनत्व अनुभव करें। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वह किसी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि उनमें एक अपनेपन की या बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए कि ये उनका अपना संगठन है और उनका अपना काम है। इस तरीके की फीलिंग को डेवलप करना ही इमर्जिंग कॉन्सेप्ट का जो है मूल है। यानी अब जो विचार आ रहा है मानव संसाधन प्रबंध का वो यह है कि कर्मचारियों को बराबरी के स्तर पे समझा जाए और उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे कि यह उनके उपक्रम के साझेदार हैं और उतने ही फिक्रमंद है जितना कि एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉय शुड हैव अ फीलिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर ऑन। टू दिस एंड मैनेजर मस्ट ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ and offer opportunities to people to exploit potential fully। तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्रबंधक को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको बेहतर कार्यकारी जीवन की दशाएं उपलब्ध कराए, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी जो क्षमताएं हैं या उनका जो टैलेंट है उनको एक्सप्रेस कर सके, उसके लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके। इस तरीके का इन्वायरमेंट हो कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहें।
द फोकस शुड बी ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कर्मचारियों के विकास पर या टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब कर्मचारियों की योग्यताओं का विकास होता है और जब वो अपने मन से कार्य करते हैं, हैप्पीली काम करते हैं, उनको जो है अपने टैलेंट को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है और उन्हें ऑटोनॉमी मिलती है, तो इस तरीके के वातावरण में कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो विकास क्रम है या जो इवोल्यूशन है वो किन स्टेप से होकर यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले जो विचार था वो था कमोडिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें लेबर को एक कमोडिटी माना जाता था और उसकी खरीद फरोख्त हुआ करती थी। दूसरा कॉन्सेप्ट आया फैक्टर कॉन्सेप्ट, जिसमें उसे मशीन के समान समझा जाता था और एज मशीन उससे एक परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन की जाती थी। फिर पितृवाद का विचार आया, जिसमें एज फादर उनकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। और उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आया वो मानव संबंधी विचारधारा ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट था, जिसमें कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात कही गई। फिर व्यवहार संबंधी विचार आया, जिसमें कर्मचारी की इंडिविजुअलिटी, उसकी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को पहचानने पर बल दिया गया। और अब जो विचार चल रहा है वो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, इन सब से आगे का कॉन्सेप्ट है, और इसमें यह माना जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है दे आर द पार्टनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके साथ में बराबरी का, समता का और स्वायत्ता का व्यवहार किया जाना चाहिए और उनको फुल्ली डेवलप होने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ऐसा करने से ही श्रमिक का या कर्मचारी का या एम्प्लॉयज़ का या ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होने से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से यह एक कड़ी है जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।